तो आज के लेक्चर में हम दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना सीखेंगे। हेडिंग ढाल लो, दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना। आप कहेंगे सर दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना तो हमने 11वीं में भी सीखा था। 11वीं में तो ऐसा होता था कि भाई दो रेखाएं दे दी जाती थी और इन दो रेखाओं के बीच का कोण पूछ लेता था। अब दो रेखाओं के बीच में हम देखें तो दो कोण बनते हैं, एक तो न्यून कोण बनता है और एक हमारा अधिक कोण बनता है। लेकिन कन्फ्यूजन से बचने के लिए हम हमेशा न्यून कोण बताते हैं किसी को बताना हो तो, ठीक है। तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए, न्यून कोण ज्ञात करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते थे? हम लगाते थे टेंजेंट थीटा बराबर m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये फॉर्मूला लगा देते थे, ठीक है ना। हाँ, इसके साथ मापांक भी लगाते थे। मापांक इसलिए ताकि इस बात की श्योरिटी हो जाए कि ये जो हमें एंगल बता रहा है वो न्यून कोण बता रहा है। मापांक नहीं बताओगे ना, तो मापांक अगर तुम नहीं लगाओगे तो ये तुम्हें न्यून कोण भी बता सकता था, अधिक कोण भी बता सकता था, लेकिन मुझे चाहिए हमेशा न्यून कोण, तो इसलिए हम यहाँ पे मापांक लगा देते थे, ठीक है। तो अगर हमें दो रेखाएं देर की होती थी तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते थे, ऐसे करते थे ना, 11वीं क्लास में तुमने सीखा था। लेकिन बेटा ये जो फॉर्मूला है वो 2D में काम करता है, मतलब जो 11वीं क्लास में रेखाएं दी होती थी ना वो 2D में दी होती थी, तब ये काम करता था। अगर रेखाएं 3D में दी हो ना तब ये काम नहीं करेगा। क्यों जी? 3D में रेखाएं दी हो तो ये काम क्यों नहीं करेगा? क्योंकि 3D में आप m नहीं निकाल सकते हो, स्लोप नहीं निकलते 3D में, समझे? 3D में स्लोप का कोई कंसेप्ट है ही नहीं, तो ये जो फॉर्मूला है वो 3D में काम नहीं करेगा। अब 3D में अगर हमें दो रेखाएं दे रखी हैं तो उनके बीच का कोण कैसे ज्ञात करेंगे वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। 2D में तो आप पहले से ही सीख चुके हैं, 3D में कैसे ज्ञात करते हैं वो मैं सिखा रहा हूँ बेटा, समझे? सिखाइए भैया। देखो, जैसे मान लो कि आपको एक रेखा ये दे दी, एक रेखा ये दे दी, ये दोनों रेखाएं 3D में है, ठीक है ना, हवा में ये दोनों रेखाएं, और इन दो रेखाओं के बीच में ये वाला कोण आपको बताना है, न्यून कोण। बनते दो कोण है लेकिन कंफ्यूजन से बचने के लिए हम हमेशा न्यून कोण बताते हैं, ठीक है। तो मुझे ये वाला कोण बताना है भाई। अब ये वाला कोण मैं कैसे ज्ञात करूंगा वो समझिए। तो क्वेश्चन में आपको दो रेखाएं देगा, दो रेखाएं देगा मतलब कि दो रेखाओं की इक्वेशन आपको देगा। मान लो कि इस रेखा की इक्वेशन दे दी आपको r वेक्टर बराबर a1 वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स p1 वेक्टर, और लेट्स से कि इस रेखा की इक्वेशन दे दी आपको r वेक्टर बराबर a2 वेक्टर प्लस में म्यू टाइम्स p2 वेक्टर, है ना। दो अलग अलग रेखाएं हैं इसलिए मैंने दो अलग अलग इक्वेशन लिखी है। यहाँ पे a1 वेक्टर लिखा, यहाँ पे a2 वेक्टर लिखा, यहाँ पे लैम्डा लिखा, यहाँ पे म्यू लिखा, यहाँ पे p1 वेक्टर लिखा, यहाँ पे p2 वेक्टर लिखा। तो दो अलग अलग रेखाएं हैं और इनके बीच का हमें ये वाला कोण बताना है, न्यून कोण बताना है, ठीक है। अब ये वाला कोण मैं कैसे बताऊंगा वो समझो आप। देखो यहाँ पे p1 वेक्टर लिखा हुआ है, p1 वेक्टर का मतलब क्या होता है? आपके आंसर p1 वेक्टर का मतलब होता है कि इस रेखा के समांतर जो सदिश है उसको p1 वेक्टर बोलते हैं। मान लो कि इस रेखा के समांतर जो सदिश है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है। ये लेट्स से p1 वेक्टर है। अच्छा, यहाँ पे p2 वेक्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे p2 वेक्टर लिखा हुआ है। p2 वेक्टर का मतलब क्या होता है कि इस रेखा के समांतर जो सदिश है उसको p2 वेक्टर बोलते हैं। मान लो कि इस रेखा के समांतर सदिश ये वाला है, ठीक है। थोड़ा सा अच्छी तरह से बनाते हैं, ये इसको मिटाओ, थोड़ा सा दिखना भी तो चाहिए ना समांतर। अब ठीक है, ठीक है। तो ये लेट्स से p2 वेक्टर है, मुझे ये वाला कोण बताना है, ये ब्लू वाला। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि क्या ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? सोचिए और बताइए, ये कोण और ये कोण सेम होंगे कि अलग अलग होंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल सेम होंगे। क्लास 9 में हमने ये चीज़ सीखी थी भाई, अगर ये रेखा इसके समांतर है, ये रेखा इसके समांतर है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण सेम होते हैं, बराबर होते हैं भैया, ठीक है ना। तो ये जो कोण बन रहा है और ये जो कोण बन रहा है दोनों सेम है। इसका मतलब अगर मुझे ये वाला कोण बताना है तो मैं एक काम करता हूँ, इन दो वेक्टर्स के बीच का ये वाला कोण ज्ञात कर लेता हूँ। अब ये वाला कोण कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप कहेंगे सर उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या? कोस थीटा बराबर पहले वेक्टर के दूसरे वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट कर दो, p1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद p2 वेक्टर, इसको भाग कर दो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड, कुछ इस तरीके से। तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको इन दो वेक्टर्स के बीच में बनने वाला ये कोण पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये कोण पता चल गया तो ऑटोमेटिकली ये कोण पता चल जाएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला हमारा बनकर तैयार हो गया, समझ में आ गई? लेकिन यहाँ पे एक समस्या है। समस्या क्या है भाई? ये जो कोण यहाँ पे बन रहा है, ये जो ग्रीन कलर में बन रहा है ये जो कोण, ये भाई साहब अधिक भी हो सकता है और न्यून भी हो सकता है।
ये जो कोण है ये न्यून कोण भी हो सकता है और अधिक कोण भी हो सकता है। कैसे? अरे भैया जैसे मान लो कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर तुम्हारा ये है, मान लो ये P1 वेक्टर, ये P2 वेक्टर है, तो दो वेक्टर्स के बीच में जो कोण बनता है ना वो न्यून भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। इस केस में देखें तो न्यून कोण बन रहा है ना। लेकिन अगर मान लो कि वेक्टर ऐसे ना होकर के ऐसे होते हैं, ये वेक्टर मान लो कि ऐसे होते हैं, अब मैं आपसे पूछता कि यार इन दो वेक्टर्स के बीच का कोण बताओ, तो आप कहते हैं सर इन दो वेक्टर्स के बीच में ये वाला कोण बन रहा है। अब यहां पर इस स्थिति में ये कोण कैसा है? अधिक कोण है, ठीक है ना, समझ रहे हो? तो दो वेक्टर्स के बीच में न्यून कोण भी बन सकता है, अधिक कोण भी बन सकता है। अब यहां से प्रॉब्लम आनी चालू होगी। देखो अगर ये न्यून कोण हुआ तो इसका मतलब ये भी न्यून कोण है, और दो रेखाओं के बीच में जो हम कोण बताते हैं वो न्यून कोण ही बताते हैं, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर ये अधिक कोण हुआ, अगर मान लो कि ये अधिक कोण हुआ, अगर ये हमारा न्यून ना होकर के अधिक हुआ, तब समस्या है ना। समस्या भी नहीं है लेकिन थोड़ा सा दिक्कत देगा। अगर मान लो कि अधिक हुआ, अगर ये अधिक हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी अधिक है ना। लेकिन मुझे दो रेखाओं के बीच में कौन सा कोण बताना होता है? आपका आंसर, मुझे दो रेखाओं के बीच में न्यून कोण बताना होता है, यानी कि मुझे ये कोण नहीं बताना, मुझे तो भैया ये वाला कोण बताना है, रेड वाला। ठीक है, अब ये रेड वाला कोण कैसे बताऊंगा? आपका आंसर, आपको ये वाला कोण पता चल गया ना भाई, आपने ये वाला कोण निकाला, ये अधिक आया, तो इसका मतलब ये वाला कोण पता चल गया। अब ये वाला कोण पता चल गया, लेकिन आपको बताना है कौन सा? आपको बताना है न्यून वाला कोण। तो आप एक काम करिए ना, 180 में से ये वाला एंगल घटा दीजिए। मान लीजिए कि इसकी वैल्यू थीटा आई तो ये भी थीटा होगी, आपको चाहिए ये वाला कोण, तो आप 180 में से थीटा घटा दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले मुझे इसको सोल्व करना पड़ेगा। इसको सोल्व किया, इसको सोल्व करने के बाद जो एंगल आएगा, अगर वो न्यून कोण आया तब तो कोनो दिक्कत नहीं, तब का आंसर आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसको सोल्व करने के बाद अगर आपका एंगल अधिक कोण आया, तब आपको अधिक कोण नहीं बताना है, आपको क्या बताना है? न्यून कोण बताना है। अब अधिक कोण को न्यून कोण में कैसे चेंज करोगे? 180 में से घटा देना भाई, ठीक है ना। तो खिचड़ी सी बन जाएगी सर जी, ऐसे तो समझ नहीं आएगी चीजें। तो इससे बचने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने एक कमाल का दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया बताता हूँ। उन्होंने कहा कि एक काम करो ना, आप इसके सामने मापांक लगा दो। अगर आप सिर्फ इतना इतना फॉर्मूला लिखोगे तब तो आपको न्यून कोण भी मिल सकता है, अधिक कोण भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आपने इसके सामने मापांक लगा दिया तो मापांक लगाने की वजह से आपको हमेशा ये न्यून कोण ही देगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी फिर। समझ में आई बात? तो इसलिए हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला तो लगाते ही लगाते हैं, इसके साथ मापांक भी चिपकाते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, जिसकी वजह से हमें हमेशा न्यून कोण ही मिलता है दो रेखाओं के बीच का, अधिक कोण नहीं देता, ये न्यून कोण ही देता है हमेशा, ठीक है। इसलिए अपन मापांक लगाते हैं। अब आपका डाउट होगा कि सर मापांक लगाने से ये कैसे श्योर हो जाता है कि भैया न्यून कोण मिलेगा, ये कैसे श्योर हो गया? तो इसका रीजन मैं तुमको बताता हूँ, समझना ध्यान से, बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो अगर मान ले मैंने मापांक नहीं लगाया, मान लो ऐसे मान लो, मापांक नहीं लगाऊंगा तो ये बेसिकली क्या देगा हमें, ये चीज़ हमें क्या देगी? आप कहेंगे सर ये चीज़ हमें एक संख्या देगी, मापांक नहीं लगाया तो, है ना, संख्या देगी भाई। P1 वेक्टर की P2 वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करो तो तब भी एक संख्या आएगी, और ये भी संख्या ही है, तो संख्या बटा संख्या एक संख्या मिलेगी। अब ये जो संख्या है ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। अगर ये संख्या पॉजिटिव हुई तो कोस पॉजिटिव कहाँ होता है? 0 से 180 डिग्री के बीच में। तो आपके आंसर कोस पॉजिटिव होता है 0 से 90 के बीच में, यानी कि न्यून कोण हो जाएगा, ठीक है। अगर ये संख्या नेगेटिव हुई तो कोस नेगेटिव कहाँ होता है? 90 से 180 के बीच में, यानी कि अधिक कोण हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं मापांक नहीं लगाऊंगा तब ये जो चीज़ है ना, ये न्यून कोण भी दे सकती है, अधिक कोण भी दे सकती है। मुझे चाहिए हमेशा न्यून कोण, तो मैं एक काम करता हूँ ना, मैं मापांक लगा देता हूँ। मापांक लगाने से होगा क्या? मापांक लगाने से मुझे हमेशा पॉजिटिव ही मिलेगा। मापांक लगाएं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अगर मुझे हमेशा पॉजिटिव मिला तो इसका मतलब मुझे हमेशा न्यून कोण ही देगा, ये अधिक कोण देगा ही नहीं। समझ में आई मेरी बात? तो इसलिए अपन मापांक लगा देते हैं बेटा, इसलिए मापांक लगाने से ये श्योरिटी हो जाती है कि जो एंगल हमें ये दे रहा है वो न्यून कोण है। 11वीं क्लास में भी तुम ऐसे ही करते थे, मापांक लगाते थे टेंजेंट थीटा के फॉर्मूला के आगे, ताकि जो आपको एंगल मिले वो आपको हमेशा न्यून कोण मिले। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो वापस से देख लो एक बार, है ना, थोड़ा सा मैंने फास्ट पढ़ा दिया मेरे ख्याल से, एक बार वापस से देख लो, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि मापांक क्यों लगा। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बनके तैयार हो गया भैया। रिकैप कर दूं एक बार, देखो वापस समझो। अगर दो वेक्टर्स के बीच में तुमसे एंगल पूछा है तब उस दौरान मापांक नहीं लगाना है,
क्यों? क्योंकि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल न्यून कोण भी बन सकता है, अधिक कोण भी बन सकता है, ठीक है ना। लेकिन अगर तुमसे दो रेखाओं के बीच का एंगल पूछा है तो दो रेखाओं के बीच का जब हमसे एंगल पूछते हैं तो हम हमेशा न्यून कोण ही बताते हैं सामने वाले को, इसलिए वहां पे मापांक लगा देना। समझ में आ गई? ठीक है, अच्छा जी, तो ये हमारा फॉर्मूला है किस चीज का? दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने का 3D में, है ना। अब इसी फॉर्मूले को मैं मॉडिफाई करके एक फॉर्मूला और बनाता हूं, देखिएगा कैसे बनाऊंगा। ये जो P1 वेक्टर है ना, मान लो कि P1 वेक्टर जो है आपका, वो है आपका लेट से ए आई कैप प्लस में बी जे कैप प्लस में सी ए वन आई कैप प्लस में बी वन जे कैप प्लस में सी वन के कैप, ऐसे मान लो। और ये जो P2 वेक्टर है इसको आप मान लो लेट से ए टू आई कैप प्लस में बी टू जे कैप प्लस में सी टू के कैप। अगर P1 वेक्टर ये होता, P2 वेक्टर अगर ये होता, तो अगर मैं इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं यहाँ पे पुट करता तो मुझे फॉर्मूला कैसे दिखाई देता, बताना जरा एक बार। आप कहेंगे सर अगर P1 वेक्टर ये होता, P2 वेक्टर अगर ये होता, अगर आप इन दोनों को यहाँ पे पुट करते हैं तो आपका जो फॉर्मूला है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है, A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2, क्योंकि इनके दोनों की डॉट पुट करनी है, डॉट पुट करेंगे तो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसा ही तो होगा। बटे में P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर, ठीक है ना, गुणा में ऐसे ही A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी हमारा बन के आ गया। ये जो फॉर्मूला है इसमें वेक्टर के साथ काम हो रहा है, और ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर हम कोफिशिएंट्स के साथ काम कर रहे हैं। अगर मान लो कि क्वेश्चन जो आपको मिलेगा उसमें अगर मान लो कि आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो अगर आपके सदिश रूप में है तब तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, और अगर आपको जो इक्वेशन दे रखी है वो आपकी कार्तीय रूप में है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, है ना। समझ में आ गई? इन दोनों में से वैसे कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहे इक्वेशन कैसी भी दे रखी हो। मान लो कार्तीय रूप में इक्वेशन दी तो आप चाहे तो सदिश रूप में चेंज करके फिर ये फॉर्मूला लगा लो, नहीं तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा लो, आपकी मर्जी है। या फिर सदिश रूप में इक्वेशन दे तो आप उसको कार्तीय रूप में चेंज करके ये वाला फॉर्मूला लगा लो, या फिर डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा लो, आपकी मर्जी है। तो बेसिकली दो फॉर्मूले हमारे पास, एक तो ये है भाई जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, और एक ये है जिसको मैं ऑरेंज कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ। समझ में आया? क्लियर है? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। ये चीज़ है। तो इस तरीके से हम दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करते हैं। अब हम इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। चलिए, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है कि दिए गए रेखा युग्म, एक रेखा ये दे रखी है, एक रेखा ये दे रखी है, इन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करोगे? आप कहेंगे सर दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कोस थीटा बराबर P1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट विद P2 वेक्टर अपॉन में P1 वेक्टर का मापांक गुणा में P2 वेक्टर का मापांक, और इसका वापस से मापांक, ठीक है ना। अच्छा जी, बस वैल्यू पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर। वैल्यू पुट करो फिर। P1 वेक्टर क्या हमारा? P1 वेक्टर होता है ये वाला, P2 वेक्टर ये वाला, इन दोनों की डॉट पुट करा दो, ये हो जाएगा जी 3 एकम 3 प्लस में 2 दूनी 4 प्लस में 6 दूनी 12 बटे में P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा जी? अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, करोगे तो 9 आएगा, लिख दो। ऐसे ही P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 9 4 और 36 49 आएगा। इसको और सोल्व कर लो तो ये हो जाएगा हमारे पास 12 4 16 साढ़े 3 19 बटे में ये हो गया 3 और ये हो गया 7 7 या 21, ठीक है। तो कोस थीटा बराबर आ गया मापांक 19/21 के। मापांक के अंदर अगर पॉजिटिव संख्या हो तो पॉजिटिव ही हमें वापस कर देता है। तो कोस थीटा बराबर आ गया 19/21 के। कोस थीटा अगर 19/21 के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कोस इनवर्स 19/21। ये हमारे पास आंसर आ चुका है, समझे? ऐसे हमने इन दो वेक्टर्स के, इन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कर लिया। समझ में आई मेरी बात? क्लियर है? ठीक है जी। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्या कहा कि ये दो रेखाएं हैं, इन दो रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करना है, ठीक है। अच्छा जी, कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले बात तो आप ये समझिए
कि जो ये हमने फॉर्मूला तैयार किया ना, कोस थीटा बराबर P1 वेक्टर का P2 वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट बटे में P1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड गुना में P2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इसका पूरे का मापांक, ये जो हमने फॉर्मूला तैयार किया है, ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब आपको जो इक्वेशंस दी गई हैं वो किस रूप में हो, वो मानक रूप में हो। ठीक है ना, अगर मानक रूप में नहीं है तो मानक रूप में चेंज करना पड़ेगा आपको। ये वाला फॉर्मूला था और इसके जैसा ही जो दूसरा फॉर्मूला बना था, है ना, ये दोनों फॉर्मूले तभी अप्लाई होंगे जब जो आपको इक्वेशन देखे वो मानक रूप में हो। अगर मानक रूप में नहीं है तो उसको पहले आप मानक रूप में चेंज किया करिए, उसके बाद फॉर्मूला लगाया करिए। अब सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब हम फॉर्मूला ड्राइव किए थे ना, तो वहाँ पे हमने जो दो रेखाएं ली थी उनके जब हमने इक्वेशन ली थी वो मानक रूप में ही ली थी, समझ रहे हैं? तो इसलिए जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करें वहाँ पे उसको पहले मानक रूप में चेंज कर लें, है ना। हालांकि यहाँ पे मानक रूप में चेंज करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मानक रूप में भी जब चेंज करोगे ना तो A1 B1 C1 A2 B2 C2 इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कई बार क्वेश्चन में ऐसा लिखा होता है, देखो यहाँ पे x+3 लिखा है ना, x+3 के साथ में 2 चिपका देगा। अब मैं जब इसको मानक रूप में चेंज करूँगा ना तो ये कुछ ऐसा होगा, x -3 अपॉन में 3/2 ऐसा हो जाएगा, y -1 अपॉन में 5 और ये हो जाएगा z -3 अपॉन में 4। तो उस दौरान क्या हो जाएगा, A B और C इनमें चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, तो पहले आप कोशिश यही करा करें कि जो इक्वेशन आपको दे रखी है उसको मानक रूप में चेंज कर लें, भैया कोई गलती ना हो। मानक रूप में चेंज करोगे ना तो गलती नहीं होगी आपसे, मानक रूप में चेंज कर लो उसके बाद सोल्व करा करो। यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ABC पे। अगर पड़ रहा होता ना तो मैं पक्का चेंज कर रहा उसके बाद सोल्व करता, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी तुमको, समझ रहे हो। यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कोई दिक्कत है आ नहीं रही यहाँ पे, अगर आ रही होती तो मैं चेंज कर लेता इसको। समझ में आई मेरी बात? कुछ दिमाग में घुसा कि नहीं घुसा? चलिए मान के चल रहे हैं कि आपके दिमाग में चला गया। अब हम चलते हैं इसको सोल्व। तो इन दो रेखाओं के बीच का कोण बताना है ना, कैसे बताऊंगा वो देखो आप। तो फॉर्मूला लगा देंगे, कोस थीटा बराबर कौन सा लगाऊं, ये लगा देता हूँ, A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 बटे में अंडर रूट A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर प्लस में A3 का स्क्वायर। ठीक है, वापस से अंडर रूट, सॉरी माय मिस्टेक, A1 का स्क्वायर प्लस में B1 का स्क्वायर प्लस में C1 का स्क्वायर अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस में B2 का स्क्वायर प्लस में C2 का स्क्वायर। अप्लाई करो, A1 की A2 से गुणा करो, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 4 दूनी 8, 3 और 5 कितना हो गया 8, 8 8 16, ऊपर 16 आ गया भाई। अच्छा जी, अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये होता है जी हमारा 50। अच्छा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये होता है हमारे पास 6। तो कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। ठीक है जी, 50 को मैं लिख सकता हूँ, देखो यहाँ इसका मापांक लो तो यही आएगा। अब ये बात ध्यान से समझो, 50 का रूट है ना तो इसको लिख सकते हैं √2 गुना √25, और √6 को लिख सकता हूँ √2 गुना √3, ऐसे लिख सकता हूँ। अब √2 की √2 से गुना करूँगा तो 2 आएगा और फिर 2 8 16, 8 पे कट जाएगा, है ना। तो इसका हमारे पास जो फाइनल बन के आएगा वो आएगा 8 बटे में √75, है ना। √75 भी क्यों लिखें, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं ना इसको। 25 का रूट होता है 5, 5 √3 ऐसा आ गया। ये किसकी वैल्यू आई है, ये हमारी कोस थीटा की वैल्यू आई है। अब कोस थीटा का इसके बराबर है तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा बताना। आप कहेंगे सर कोस थीटा का इसके बराबर है तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी कोस इनवर्स 8 बटे में 5 √3। ये आ गया हमारा आंसर भैया, प्यारा प्यारा सा। तो इस तरीके से हमें करना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। तो ये हमारा आ चुका है आंसर, डन, समझे। तो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा, रिकैप कर दूं एक बार, आज का और कल का दोनों लेक्चर रिकैप कर देता हूँ। रिकैप देखो, पहले आज वाले लेक्चर की बात करते हैं। आज के लेक्चर में सीखा कि भाई दो रेखाओं के बीच में कोण कैसे ज्ञात करते हैं। उसके लिए हमने फॉर्मूला तैयार किया, कोस थीटा बराबर मापांक ऑफ P1 वेक्टर डॉट P2 वेक्टर अपॉन में P1 वेक्टर का मापांक गुणा में P2 वेक्टर का मापांक। अच्छा एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें भी कई बच्चों का डाउट होता है, बोलते हैं कि कई बार तो आप ये 2 डंडे लगा करके इसको मापांक बोल देते हो और कई बार आप 2 डंडे लगा करके इसको मैग्नीट्यूड बोल देते हो। यहाँ पे जैसे मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए मेरे को, है ना, और यहाँ पे मापांक बोल रहे हो। चक्कर क्या है ये, कई बार मैग्नीट्यूड बोल रहे हो कई बार मापांक बोल रहे हो, है ना। तो इसका चक्कर बताता हूँ। वैसे तो किसी को कुछ भी बोल दो, मैग्नीट्यूड को मापांक बोल दो, मापांक को मैग्नीट्यूड बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी हल्का सा फर्क है इसमें।
बताता हूँ। अगर इन दो डंडों के बीच में कोई संख्या है, मान लो 3 लिख दिया, या फिर 3 + 2 आइटा लिख दिया, है ना, चाहे कोई भी संख्या हो, चाहे वास्तविक संख्या हो, चाहे समिश्र संख्या, कोई भी संख्या है, तब आप इसको मापांक बोला करें, या फिर इंग्लिश में मॉडुलस बोल दें। ठीक है, स्पेलिंग पे मत जाना। अगर इन दो डंडों के बीच में संख्या ना होकर के कोई वेक्टर है, तब उस स्थिति में आप इसको मैग्नीट्यूड बोला करें। ठीक है ना, फर्क कुछ नहीं है, दोनों सेम ही तरीके से फंक्शन करते हैं। जिस तरीके से मापांक करता है उसी तरीके से मैग्नीट्यूड भी काम करता है, वही सेम चीज़ है, लेकिन बोलने का तरीका बता रहा हूँ। अगर संख्या है तो मापांक बोल दिया करें, अगर वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड बोल दिया करें। तो यहाँ पे मुझे मैग्नीट्यूड बोलना चाहिए और यहाँ पे मुझे मापांक बोलना चाहिए, समझे। अगर आप कुछ उलट पलट करके बोल देते हैं तब आप डरिएगा मत, कोई दिक्कत है नहीं उससे, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा, है ना। तो दो वेक्टर्स के बीच, दो रेखाओं के बीच में अगर कोण ज्ञात करना है तो उसका फॉर्मूला ये है। अगर दो वेक्टर्स के बीच में करना होता तो मापांक नहीं लगाता। ठीक है, अच्छा जी। और इसी का दूसरा वर्जन क्या है, इसी का दूसरा वर्जन है ये a1 a2 प्लस में b1 b2 प्लस में c1 c2 अपॉन में अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस में b1 का स्क्वायर प्लस में c1 का स्क्वायर अंडर रूट a2 का स्क्वायर प्लस में b2 का स्क्वायर प्लस में c2 का स्क्वायर। ठीक है ना, ये तो तब लगाना है जब आपको वेक्टर के रूप में दे रखा है क्वेश्चन, ये आपको तब लगाना है जब आपको क्वेश्चन कार्तीय रूप में दिया है। ठीक है, लगाने से पहले उनको आप मानक रूप में चेंज कर लें अगर जरूरत हो तो, है ना। अगर उससे ABC पे कोई फर्क पड़ रहा है तो आप उसको प्लीज़ मानक रूप में चेंज कर लें। तो ये तो आज सीखा। पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि रेखा का समीकरण कैसे याद करते हैं। क्या फॉर्मूला था, ये था जी R वेक्टर बराबर A वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स P वेक्टर, है ना। अब इसी का दूसरा रूप क्या था, इसी का दूसरा रूप था x - x1 अपॉन A बराबर y - y1 अपॉन B बराबर z - z1 अपॉन C, है ना। जब हमें रेखा पर स्थित एक पॉइंट दे रखा हो और उस रेखा के समांतर सदिश दे रखा हो तब ये फॉर्मूला लगाते थे। अच्छा जी, और क्या सीखा था पिछले लेक्चर में, और सीखा था जी कि जब हमें रेखा पर स्थित 2 पॉइंट दे रखे हों तब उस दौरान फॉर्मूला हो जाता था A वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स P वेक्टर की जगह लिखते थे B वेक्टर माइनस A वेक्टर, क्योंकि P वेक्टर तो दे नहीं रखा ना आपकी बार। ठीक है, या इसी का दूसरा वर्जन क्या था, ये था जी x - x1 अपॉन में x2 - x1, A की जगह x2 - x1 आ जाएगा क्योंकि A तो है ही नहीं ना यहाँ पे A तो है ही नहीं, इसलिए y - y1 अपॉन में y2 - y1, z - z1 अपॉन में z2 - z1। अच्छा जी, ये जो हमने इक्वेशन लिखी है या फिर ये जो हमने रूप लिखा है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मानक रूप। जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो सबसे पहले दिए गए क्वेश्चन में जो समीकरण दे रखी है उसको मानक रूप में चेंज कर लें, उसके बाद सॉल्व करा करें, दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, मैंने पिछले एग्जाम्पल में चेंज क्यों नहीं किया फिर, क्योंकि वहाँ पे मानक रूप में चेंज करने के बाद भी ABC पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, अगर पड़ रहा होता तो मैं कर देता। वैसे आपको करना चाहिए, चेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए, दिक्कत नहीं आती बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये चीज़ हमने पढ़ ली। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि यार दो रेखाओं के बीच का दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, वो अगले लेक्चर की बात है। तो कल मिलते हैं फिर, थैंक यू।